सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 हमारे अतीत इतिहास, जो कक्षा 6 का इतिहास का पेपर है, इतिहास की जो बुक है जो एनसीईआरटी आधारित है, यहाँ से आज हम महत्वपूर्ण पॉइंट की सार्थक चर्चा करेंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बस सुनते रहिए ध्यान से और आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। कई लाख वर्ष पहले जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे वे कुशल संग्राहक थे तथा आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे तथा वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब ये ध्यान देना है कि जो नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे वो क्या था कि आसपास के जंगलों और विशाल संपदा से परिचित थे और भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे और जो है जानवरों का शिकार किया करते थे। क्वेश्चन वो पता कर सकते हैं आपसे कि जानवरों का शिकार करते थे तो मतलब वो कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद देखिए ये आया हुआ है लगभग 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया तथा भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांव में रहते थे। तो यानी कि सबसे पहले गेहूं और जौ किसने? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने। कब? 8000 वर्ष पूर्व। और ये क्या? भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांव में रहते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस एक बार ध्यान से आप सुनिए और आप इसके नोट्स बनाते रहिए तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, लाभ होगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया और वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कृषि का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था और यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था और यह स्थान कहाँ पर है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। गंगा और सिंधु नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार में है, नाम से जाना जाता था। ठीक है, नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। कहाँ? गंगा और सिंधु नदियों के किनारे। तो प्राचीन क्षेत्र में ये मगध के नाम से और अब क्या है? वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है? एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बड़े होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और दक्षिण एशिया में कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी देश आते हैं। ये देखिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये भी आया हुआ है सीटेट की परीक्षा में। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और ये कौन सी वेद में मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आप बिल्कुल एकदम से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। फिर देखिए जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, मैं समझता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। पहले हम इतिहास की चर्चा करते हैं, उसके बाद भूगोल की करेंगे और आगे इसी तरह से इसी क्रम में हम जो है राजनीति की चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप करते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद देखिए, हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं उसको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं।
पांडुलिपि को अंग्रेजी में मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के मेनू से निकला है। यह शब्द कहाँ से निकला है? मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, एक पेड़ होता है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो भुर्ज नामक पेड़ पर की जो छाल होती है तथा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। तो आपको ताड़ पत्रों पर पांडुलिपि लिखी होती है जो भुर्ज नामक पेड़ है, और अभिलेख जो होते हैं कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, कराए जाते हैं। तो ये देखिए पांडुलिपि है, ये पांडुलिपियां हैं जो भुर्ज का जो वृक्ष की छाल है उस पर लिखी हुई है। देखिए ये देखिए, और जो ये अभिलेख है, अभिलेख जो होते हैं, जो पत्थर होता है पत्थर पे लिखा जाता है। ये देख लीजिए आप, अभिलेख में इन दोनों में ये अंतर होता है, अभिलेख में और किस में? पांडुलिपि में। तो आपको पता होना चाहिए पांडुलिपि जो है किस वृक्ष की छाल पर होता है, अभिलेख कहाँ होते हैं। उसके बाद देखिए पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जो पांडुलिपि, अभिलेख हैं और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। ये आपको पता होना चाहिए, उत्तरी तट पर कौन सा? रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है, एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों यानी कि यूनानी तथा मिस्र लिपि के दोनों प्रकारों में है। तो ऐसा पत्थर कहाँ है? मिस्र के उत्तरी तट पर, ठीक है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों यानी कि यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता है। तो पता कर सकता है कि जो मिस्र में उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, वहाँ जो पत्थर मिला है तो वहाँ राजा रानियों के छोटे फ्रेम में कारतूस कहते हैं, और वो कितनी में? एक ही लेख 3 भाषाओं में, लिपियों में है। तो बस आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, और आप जो है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अच्छे नंबर वो आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा बीसी, इसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एडी, इसका मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। और सीई या ये क्या है? बीसी, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये आपको पता होना चाहिए, बीसी, एडी, सी, इनके मतलब क्या होते हैं। तो पता कर लेते हैं कि भाई इसके मतलब क्या है। आगे देखिए आखेटक खाद्य संग्रहालय। जो आखेटक खाद्य संग्रहालय है ये क्या है? आखेटक खाद्य संग्रहालय समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। वे अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार भी बनाते थे। तो आपको पता होना चाहिए आखेटक खाद्य संग्रहालय समुदाय के जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उसके बाद देखो जी भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ पर है? ये आधुनिक मध्य प्रदेश, इस समय मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। तो वो पता कर लेते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या है? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं जो नर्मदा तट घाटी के पास है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, जो शैल चित्रकला है, ये भी सीटेट में पता किया गया है शायद 2014 के आसपास में। गुफाओं में दीवारों पर चित्र बने होते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो गुफाओं में दीवारों पर चित्र बने होते हैं, शैल चित्रकला क्या है, और इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और ये कहाँ होती हैं? यही था मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में। शैल चित्रकला कहाँ पर?
तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये रही शैल चित्रकला, दीवारों पर देखिए बड़ी अच्छी तरीके से जानवरों के चित्र का मतलब अच्छी तरीके से दिखाया गया है, वर्णन किया गया है, तो इसको हम शैल चित्रकला कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती हैं। उसके बाद देखो जी पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये पता होना चाहिए पुरास्थल क्या है। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए और मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। जो आग का इस्तेमाल किया जाता था प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो पुरास्थल उस जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसी अवशेष मिले हैं। तो एक गुफा है कुरनूल गुफा, यह राख के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा है कि वे आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे और जो है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो आप इसको देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ये भी पता किया गया है, देखो अभी बताता हूँ मैं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। तो मानव इतिहास की लगभग 99% 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो पता किया गया था एक बार सीटेट में कि सबसे पुराना काल कौन सा है, पुरापाषाण काल। 20 लाख वर्ष साल पहले से 12,000 साल पहले तक, और 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ, ये 12,000 पहले से लेकर 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। इस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य जो पाषाण काल है। उसके बाद नवपाषाण, इस युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण इस युग का आरंभ कब हुआ था, 10,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद देखो जी 16वां क्वेश्चन, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। इसी समय घास के मैदानों का विकास हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। अगर पता किया जाता है कि कृषि के लिए अपनाई गई जो प्राचीन फसलों में कौन सा आता है, गेहूं और जौ आते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो कुत्ते होते हैं इनका जंगली पूर्वज था। पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भाई जब भी घास के मैदानों का विकास हुआ, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। और जो मतलब पालतू जानवर था वो कुत्ते का पूर्वज था। तो पता कर लेते हैं किसका था। उसके बाद देखो बुर्ज होम। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं। बुर्ज होम किसको कहते हैं, कश्मीर के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें गर्तवास कहा जाता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो ये बुर्ज होम कहाँ है, जो वर्तमान अब कश्मीर है, गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे, उसको क्या कहते थे, गर्तवास कहते थे और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। मेहरगढ़, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। एक हरा भरा समतल स्थान है। ये कह सकते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो पता कर सकते हैं कि मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया, जौ उगाया, गेहूं उगाए, भेड़ बकरी पाली। 7,000 साल पहले यहाँ कपास की खेती होती थी। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ कौन सी खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। यहाँ की खुदाई में हिरन, सूअर, भेड़, बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। यहाँ लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो पता कर सकते हैं कि कहाँ के लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है।
मेहरगढ़ के लोगों का। तो और कपास 7,000 वर्ष पहले किसकी खेती होती थी? कपास की होती थी। सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया? जौ और गेहूँ उगाना। और किसको? भेड़ बकरी को पालना सीखा इन्होंने। खुदाई में मतलब हिरन, सुअर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो आप देखो, मैं आपसे बताऊं, सीटेट की जो परीक्षा होती है वो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, अगर आप प्राइमरी की परीक्षा दे रहे हो तो कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस का देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। उसके बाद में जूनियर की दे रहे हो तो जो सामाजिक अध्ययन है इसमें कक्षा 6, 7, 8 का जो भी एसएसटी है वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपको और भी कोई किताब, अन्य किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आपके लिए हम कुछ कर पाए तो अपने आप को बहुत अच्छा मानेंगे कि भाई हमने किसी के लिए कुछ किया है। उसके बाद देखो, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूग तुर्की में है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है चताल ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ लाई जाती थी जिनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोरिया तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। लाल सागर की कोरिया और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार देखोगे तो आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पता किया गया है। और महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। इन अंडों से क्या बनाए जाते हैं? मनके भी बनाए जाते हैं। तो शुतुरमुर्ग कहाँ पर? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। और यह वो कह सकता है कि हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पर है? इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है। यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद देखो जी, हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में भी मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं जो आज पाकिस्तान है, वहाँ पंजाब और सिंध प्रांत में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसे नगर दुर्ग कहा। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। तो वो कह सकते हैं जो पश्चिमी भाग छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था, उसको क्या? नगर दुर्ग कहा। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्सों में, निचले इलाकों में बना था, इसे निचला नगर कहा गया। जो निचले इलाकों में बना था उसको निचला नगर कहा गया। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना, उसे नगर दुर्ग कहा। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। देखो, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार होते, देखिएगा, महान स्नानागार, यानी कि इसमें क्या है कि विशेष अवसरों पर लोग स्नान करते थे, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद देखो, कालीबंगा लोथल में यहाँ अग्निकुंड, यहाँ पर लोग, यहाँ पर क्या थे? यज्ञ करते थे। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड पाए गए हैं जो कि अग्निकुंड हैं, यहाँ पर यज्ञ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गिरे। तो पता कर सकता है कि अग्निकुंड कहाँ? कालीबंगा और लोथल में, वहाँ यज्ञ होता था। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में बड़े बड़े भंडार गिरे। और महान स्नानागार कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में विशेष पर्व पर लोग स्नान करते थे। हड़प्पा के नगरों में लिपिक और शिल्पकार भी होते थे। हड़प्पा के शिल्प तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने, बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके, बाट और फलक हैं। बाट चट पत्थर से और मनके
कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये पता होना चाहिए बाट किससे, चट पत्थर से, और मनके कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। तो यहाँ के लोग जो क्या थे, हड़प्पा के लिपिक भी थे और शिल्पकार भी होते थे। और वो क्या है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी के गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। और यहाँ सबसे आकर्षक वस्तु क्या थी, मनके बाट और जो है फलक थे। क्या थे, मनके, देखिए मनके बाट और फलक हैं। और बाट जो है चट पत्थर से, मनके कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और देखो, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, जो बच्चे लगे रहते हैं वो कामयाब होते हैं। तो आप लोग लगे रहिए, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं। और हमारा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए है। अगर आप के लिए हम एक प्रयास में सफल हुए तो अपने आप को मतलब थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, पहला ही वीडियो है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट जरूर दें ताकि कुछ और भी अच्छा कर सकें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, वो एक प्रयास करता है, जब उसको मोटिवेशनल मिलता है तो कुछ और अच्छा करने का प्रयास करता है। तो हम वही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ कहोगे। आगे देखो जी, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। वो पता कर सकते हैं कि कृत्रिम रूप से क्या तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से जो होता है, फेयंस को तैयार किया जाता है। किसको, फेयंस को तैयार किया जाता है। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। फेयंस से क्या बनाया जाता है, मनके और चूड़ियाँ वाले छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। आपको देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से, वो कह सकता है कि कृत्रिम रूप से क्या, फेयंस से क्या बनता है, मनके बनते हैं, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। फेयंस को कैसे बनाते हैं, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत बनाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। तो ये फेयंस बनाने की विधि है। ये देखो, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद देखो हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल, सरसों उगाते थे। वो पता कर सकते हैं कि हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल, सरसों उगाते थे। और ये लोग जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। वो ये भी पता कर सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जमीन की जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे, हल का। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भी हड़प्पा के लोग क्या करते थे। गेहूँ, ये सब क्या है, जो हड़प्पा के लोग थे ये सब देखिए उगाते थे, हल से जुताई करते थे, गाय, भैंस, बकरियां पालते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये सब हमें पता होना चाहिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर कौन सा, धौलावीरा। वो कह सकते हैं धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। कच्छ के इलाके में खदीर बैंत के किनारे बसा नगर धौलावीरा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया है। तो धौलावीरा में क्या था, यहाँ पर पानी, मतलब साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी, तो चारों ओर दीवारें थी, एक साल मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो वो पता कर सकते हैं कि जो हड़प्पा के अवशेष कहाँ मिले, गुजरात में धौलावीरा में मिले हैं। लोथल, गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह और बंदरगाह भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी बातें। हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण क्या हुआ, दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। जब दूर दूर से नदियां सूख गईं, जंगलों का विनाश हो गया, चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। ये हड़प्पा सभ्यता का मतलब अंत का कारण थे।
तो जो कच्चा माल था उसका आयात कम हो गया, नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा कहानी के द्वारा पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। मिस्र, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो वो कह सकते हैं कि भाई अधिकांश भाग कैसा है, रेगिस्तान है। यहाँ बड़े बड़े मकबरे बनवाए गए हैं जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि पिरामिड कहाँ पर है, मिस्र में है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने में मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है, यानी कि किया जाता था। यानी कि शवों को दफनाने में सबसे ज़्यादा धन दौलत कहाँ खर्च की जाती थी, मिस्र में की जाती थी। तो यहाँ पिरामिड थे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिरामिड, ये देखिएगा आप, ठीक है, ये पिरामिड है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप विभिन्न पुरास्थल और पाए जाने वाले अनाज और हड्डियाँ। मतलब ये पुरास्थल में वहाँ अनाज और हड्डी मतलब क्या पाया जाता है, देखिएगा अनाज और हड्डियाँ और पुरास्थल। देखो जी, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेहरगढ़ में या अनाज, ठीक है जी। यहाँ क्या गेहूँ और जौ, जो पुरास्थल मेहरगढ़ है, पुरास्थल मेहरगढ़ है, यहाँ पर गेहूँ और जौ और भेड़, बकरी, मवेशी, इनकी हड्डियाँ जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोल्दिया, उत्तर प्रदेश, यहाँ चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। चावल उगाया जाता है जानवरों के। उसके बाद देखो महागढ़ा, उत्तर प्रदेश, यहाँ चावल और मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। चावल अनाज होता था चावल, और मवेशी जो है मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, ये पुरास्थल है सारे। उसके बाद देखो गुपकराल, ये कश्मीर में है। यहाँ गेहूँ और दलहन जो है, गेहूँ और दलहन अनाज होता था। बुर्ज होम, कश्मीर में गेहूँ दलहन उगाया जाता था। कुत्ते, भैंस, भेड़, बकरी की जो यहाँ हड्डियाँ पाई गई हैं, मिली हैं। उससे पता चलता है कि वो लोग मतलब कौन से पशु पालते थे, जानवर पालते थे, किसकी खेती करते थे। चिरांद बिहार में है। यहाँ गेहूँ, हरे चने, जौ और भैंस और बेल, ये सब से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और हरे चने उगाते थे और भैंस पालते थे जानवरों में। हल्लूर, आंध्र प्रदेश में ज्वार, बाजरा और मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर का यहाँ पता चलता है कि हड्डियाँ मिली हैं, पता चला है। उसके बाद पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश में, यहाँ काला चना, ज्वार, बाजरा और भेड़ और सूअर। तो इस तरह से मतलब ये जो पुरास्थल है, पुरास्थल में जो है मतलब अनाज और हड्डियाँ जो है, कौन कौन से अनाज पाए जाते हैं इन पुरास्थल में, कौन कौन से अनाज उगाए गए और किन किन मवेशियों की, किन किन पशुओं की हड्डियां पाई गई, किन किन पशुओं का पालन होता था। इस तरह से एक वीडियो था छोटा सा, आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला हो सके, और कमेंट जरूर दें। फिर अगर आप अच्छा बताओगे थोड़ा सा तो एक वीडियो और बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।